आज का टॉपिक जो स्टार्ट करवा रहे हैं रिवीजन में, उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए आप सुनते जाइए, उसके बाद वीडियो देख के आप अपने नोट कर लीजिए जो मेन पॉइंट्स हो, और उसके बाद फोटो मेरे पास सेंड करना। बेटे सबसे पहले आता है एरिस्टोटल, एक साइंटिस्ट। सर पहले फोर्स बताते हैं, फोर्स क्या होता है। फोर्स इज ए पुश और पुल which changes or tries to change the position of an object। बेटे फोर्स वो चीज है, वो क्वांटिटी है जो किसी बॉडी की पोजीशन चेंज कर देती है या करने की कोशिश करती है। जैसे दीवार पे आप पुल करते हो, पुश करते हो, तो दीवार आपकी हिलती नहीं है, बट आपने ट्राई की, आपने फोर्स लगाया। तो सबसे पहले एरिस्टोटल साइंटिस्ट आया था, एरिस्टोटल था, जिसने कहा था एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये कौन सा साइंटिस्ट था? जिसका नाम था एरिस्टोटल, जिसने सबसे पहले फोर्स पे काम किया था कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए, रखने के लिए वी रिक्वायर एन एक्सटर्नल फोर्स। इसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने क्या बताया? देखिए सुनिए बेटे, गैलीलियो ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि इंक्लाइंड प्लेन होता है, कोई भी एंगल पे हमने इंक्लाइंड प्लेन बनाया। यहां से एक बॉडी को क्या कीजिए, फ्री कीजिए, ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगी यहां तक, और इसके बाद सेम हाइट का प्लेन दूसरी तरफ लगा दी, तो बॉडी आपकी ऊपर से नीचे आएगी और दोबारा नीचे से कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। ये गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट, मतलब ऊपर से जब बॉडी नीचे आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। और दोबारा क्या किया, एनी बॉडी मूव्स ओवर ए अपवर्ड ए इंक्लाइंड प्लेन देन दे विल डी एक्सेलरेट, तो उसकी स्पीड जो है वो कम होती है। ऐसे ही बोला, द ऑब्जेक्ट मूविंग अप ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिटार्डेड, मतलब रिटार्डेशन आती है, स्पीड कम होती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैव आइदर नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। ये कहना, तीनों केसेस में, दोबारा सुनो, ऊपर से बॉडी नीचे आई एक्सेलरेशन आएगी, नीचे से ऊपर जाती रिटार्डेशन आती है, और स्मूथ प्लेन के ऊपर फ्रिक्शनलेस, वर्ड सुनिए ना, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ना तो एक्सेलरेशन आएगी ना रिटार्डेशन आएगी, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में सेम चलती जाएगी। उसने यहाँ पर फ्रिक्शन को क्या मान के चला है, नेग्लेक्ट करके चला। इसके बाद जब उसने ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट किया तो क्या बोला, उसने कहा अगर दोनों की हाइट सेम है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो बेटा जितनी हाइट से आई है उतनी हाइट के ऊपर बॉल वापस चली जाए। अगर हम इस एंगल को कम करते हैं तो बेटा ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये वाली बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और मैं क्या कहा, इसके बाद ऐसे लाके प्लेन को रख दिया। अगर ऐसा प्लेन बना देता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना देता है, अब बोलता है जो बॉल ऊपर से आई वो बेटे रुकेगी नहीं, वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती ही जाएगी, आगे चलती ही जाएगी। कब? जब सभी केसेस में हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस आपका कैसा हो, फ्रिक्शन लेस। तो ये गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था। गैलीलियो ने क्या कहा था बेटे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, a body is at rest, continue to be at rest, and bodies in uniform motion continue to uniformly along the same straight line. This is called Galileo's law of inertia। आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही था बेटे कि if any body is at rest, it will remain at rest. If any body is in motion, it will remain in motion until or unless we cannot apply any external force। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी रेस्ट की रेस्ट में, मोशन की मोशन में। और यही चीज किसने बताई, गैलीलियो ने, जिसको नाम दिया गया गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटे, इसके बाद आती है टर्म लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता क्या है, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से,
और लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। इसका नाम हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ से आप ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बना सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। P और V का बनाना है, P और V का डायरेक्टली है, PM का और इन दोनों का बनाया, बट मास को क्या रख के चलना, कांस्टेंट, क्योंकि एक क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट आई। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इसको। इसके बाद न्यूटन के 3 लॉ हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ अभी बोला, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until or unless we cannot apply external force. न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है बेटा F इक्वल्स dp बाई dt। ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एक्सप्लेन साथ साथ करता हूं। F इक्वल्स dp बाई dt क्या कहता है बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। आपसे पूछ लिया जाता है न्यूटन सेकंड लॉ किस चीज को एक्सप्लेन करता है, तो आपका आंसर आएगा फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को एक्सप्लेन करता है बेटे, जो आपके सामने। ठीक है, इसमें अगर बात आती है, अगर आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश और पुल करने से तो बेटे फोर्स जो लगा वो डायरेक्शन को चेंज कर। क्लियर हुआ, पुश और पुल करने से डायरेक्शन चेंज होगी। अगर परपेंडिकुलर किसी एंगल के ऊपर फोर्स लगाते हैं उस बॉडी पे तो बेटे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने से पुश या पुल जिसको बोलते हैं, वहां पर केवल आपका स्पीड चेंज होगी, ना कि डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में पुश और पुल, केवल और केवल क्या चेंज होगी बेटे, स्पीड। और अगर आप 90 पे लगाते हो तो क्या चेंज होती है, डायरेक्शन। यहीं से फोर्स की अपने पास दो यूनिट्स होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट और एक बोली जाती है कौन सी, एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स में आपने पढ़ रखा है, जिसको हम बोलते हैं बेटे, क्या नाम होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स में, जिसको बोलते हैं न्यूटन और डाइन। एब्सोल्यूट एसआई में बोलते हैं न्यूटन और सीजीएस में क्या होती है, डाइन। एक न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, पढ़ा होगा। अच्छा, दूसरी जो यूनिट्स बोली मैंने, जिनका नाम होता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स, जो आप पहले भी कहीं यूज हुई हो, देखा हो, क्या नाम होता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स का, 1 किलोग्राम वेट लिखी हो सकती है। ठीक है बेटे, 1 किलोग्राम फोर्स हो सकती है। ये दोनों यूनिट्स जो हमने लिखी, इनको हम क्या बोलते हैं बेटे, इनका नाम होता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स बोलते हैं। अगर कहीं 1 किलोग्राम वेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कौन सी यूनिट है वो, ग्रेविटेशनल यूनिट। 1 किलोग्राम फोर्स लिखा है, ग्रेविटेशनल, कौन से सिस्टम में है, एसआई। और सीजीएस में आपको चाहिए तो 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स। इनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है उस टाइम, अगर इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एसआई के अंदर, तो बेटे हम क्या करते हैं, केवल 1 किलोग्राम ये एजिटेज वेट जो है, फोर्स जो है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर आ जाइए, फोर्स एम में, एम की एसआई यूनिट किलोग्राम, ए की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गई बेटे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नाम कौन था, न्यूटन, तो इसका नाम हो जाएगा 9.8 मीटर। एक मिनट, एक बच्ची ने रेज हैंड, अनिता बेटे बोल सकते हो, बोलो।
अलीसा बोल सकती हो बेटे, अनम्यूट कर दिया। सर आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। सर अटक अटक के आ रही है। तो बेटे इसके बाद एक बार वीडियो देख लेना जहां पर आवाज अटकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आई थिंक, बस। ठीक है। ठीक है सर। तो बेटा ग्रेविटेशनल और एब्सोल्यूट दोनों सिस्टम ऑफ नीड्स मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आपका है न्यूटन थर्ड लॉ। दो लॉ हो गए, तीसरा लॉ क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मींस एफ ए बी इक्वल्स माइनस एफ बी। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो बॉडी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन दूसरे आपके ऊपर लगा, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। क्वेश्चन यही से आता है, इट इज नेसेसरी दैट कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो आपका आंसर होना चाहिए, नेसेसरी वर्ड बोला है तो आपका आंसर होना चाहिए सर नो। क्या कारण है, क्योंकि एक्शन अलग बॉडी पे होता है और रिएक्शन अलग बॉडी पर होता है, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बट वर्ड ऑलवेज अगर आता है, नेसेसरी वर्ड आता है तब आपने यूज करना है, अदरवाइज एक्शन और रिएक्शन क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। जो न्यूटन थर्ड लॉ, काफी ज्यादा एग्जाम्पल है। वॉकिंग मैन जो वॉक करता है, न्यूटन थर्ड लॉ। स्विमिंग करता है, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है बेटे, काफी ज्यादा एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ की। अच्छा, इसके साथ हमने छोड़ दिया था न्यूटन के तीनों लॉ बता दिए। न्यूटन के लॉ के साथ अब अपने पास आता है इनर्शिया, जो बताए इनर्शिया क्या है। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनहेरेंट वर्ड है बेटे, खुद की। जैसे ये मार्कर है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसको मैंने जब टेबल पे रख दिया तो टेबल पे ही रखा हुआ है, अपने आप चलेगा नहीं। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, अपने आप चेंज नहीं कर सकता। इसको बोलते क्या है बेटे हम, इनर्शिया। इनर्शिया तीन टाइप का है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। रेस्ट, रेस्ट की पोजीशन चेंज ना करे, जैसे गाड़ी खड़ी हुई है, अचानक चलना स्टार्ट हो तो हम कहाँ गिरेंगे बेटे, सोचो। बस गाड़ी जो भी बात की, हम सभी रेस्ट में हैं, ठीक है, रेस्ट में खड़ा हूँ, रेस्ट में हूँ। बस ने चलना स्टार्ट किया, बस आ गई मोशन में। हमारा लोअर पार्ट जैसे पैर बोल दिए मैंने, वो आगे मोशन में। अपर बॉडी उस मोशन का अपोज करती है तो हम कहाँ गए, पीछे। पैर कहाँ थे, आगे, हम कहाँ चले गए, पीछे। ऊपर वाली बॉडी रेस्ट में थी, पीछे। ठीक है, पेड़ को हिलाते हैं, फ्रूट वगैरह नीचे गिरते हैं। ठीक है, एक आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, पेपर रखा, पेपर पे कॉइन, पेपर को क्लिक करते हैं तो पेपर निकल जाएगा, स्टिक करते हैं तब, और जो कॉइन है वो आपका ग्लास के अंदर ड्रॉप हो जाता है। ऐसी मोशन के जब एग्जांपल आते हैं तो मोशन का सबसे पहले एग्जांपल आता है लॉन्ग जंप का। कि लॉन्ग जंप करते वक्त हम रुक के फिर जंप करते हैं, तो इनर्शिया के। एक एग्जांपल आपका आता है इसमें मोशन में, हाँ, बस से जब नीचे उतरते हैं तो फॉल होते, गिर जाते हैं, तो इनर्शिया मोशन। ठीक है, डायरेक्शन का कि आप जो वेल्डर है, वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, वहां से जो चिंगारियां निकलती है बिल्कुल टेंजेंट जाती है। सर्कल में कोई भी चीज मूव करती है, ठीक है, तो वहां पर आप कौन सा इनर्शिया बोलोगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मड गार्ड का केस है, मड गार्ड में भी कौन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद आता है बेटे अपने पास इम्पल्स। वेरी गुड, इम्पल्स बहुत अच्छा केस आ गया। इम्पल्स, इम्पल्स पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। इम्पल्स होता है बेटे फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए जब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होता है, ये रहा फोर्स और ये टाइम। डायरेक्ट आप बोल सकते हो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। या हम क्या बोलते हैं, फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। इसका सबसे पहला एग्जांपल, रुकिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इम्पल्स का मीनिंग फोर्स इनटू टाइम। अगर बेटे फोर्स डिक्रीज होता है तो टाइम इंक्रीज होगा, और अगर टाइम इंक्रीज होता है तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। अभी मैंने बोला
इम्पल्स आपको टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगा है। जैसे इसका पहला एग्जांपल आता है क्रिकेट प्लेयर का। क्रिकेट प्लेयर जब भी बॉल को कैच करता है अपने हाथों को पीछे लेके जाता है। बेटे अपने हाथों को पीछे ले जाने का कारण है, कैच तो वो यहीं पकड़ सकता था, बट जैसे हाथों को पीछे ले गया इट मीन्स उसने क्या इंक्रीज कर दिया, टाइम। और टाइम अगर इंक्रीज हुआ तो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज। जो इफेक्ट था फोर्स का वो कम हो गया ना, इसलिए अपने हाथों पे कम लगा। ठीक है। सेकंड, क्रिकेट प्लेयर का पूछ लिया जाता है। और इसके बाद सुनो बेटे, गाड़ियों में जो शॉकर होते हैं, गाड़ियों के शॉकर वर्क किस पे करते हैं, इम्पल्स पे काम करते हैं। ठीक है। और बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है बेटे। शॉकर बता दिया। ट्रेन के अंदर जो बोगीज होते हैं उनके बीच में आप देखते दो डब्बे जो बोलते हैं, दोनों आपस में जहाँ ज्वाइन करते हैं वहां पर क्या लगे होते हैं बोगीज के बीच में, उनको बोलते हैं बफर्स बोलते हैं, बफर्स लगे होते हैं। ठीक है, सोकर टाइप होते हैं बेटे। ठीक है। चाइना डिश कोई भी नया मटेरियल लाते हैं उसको रैप करके लाते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, वो इसी के काम। हम ऊपर से जंप करते हैं, अगर सीमेंटेड फ्लोर पे जंप किया तो बेटे अपने पैरों पे ज्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि जैसे ही जंप किया वहां पर आपका जो फर्श है वो कंप्रेस नहीं हुआ। टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स मींस टाइम कम लगा, फोर्स क्या था, ज्यादा। टाइम कम फोर्स ज्यादा, इसलिए अपने लगी भी ज्यादा। और अगर हम, एक सेकंड, अगर हम जंप करते हैं रेत में मिट्टी के अंदर तो अपने पैर है मिट्टी में यील्ड करते हैं, जितने पैर मिट्टी में जाएंगे उतना ही कौन बढ़ रहा है, टाइम, फोर्स क्या लग रहा है, कम। तो ये बेटे सारे केस थे इम्पल्स के। अब इम्पल्स का न्यूमेरिकल सुनो जो पेपर में आता है। इम्पल्स आपका बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आप इम्पल्स को डायरेक्ट ये बोल सकते हो, मोमेंटम निकाल दो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास सेम है बॉडी का, v माइनस यू बोल सकते हो, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अब न्यूमेरिकल कैसे आता है वो, इस बॉल को आपने दीवार के ऊपर स्ट्राइक करवाया तो हम क्या बोलते हैं बेटे, जिस स्पीड से बॉल गई है उसी स्पीड से वापिस आती है, क्योंकि वहां पर इलास्टिक कोलिजन होता है। जिस स्पीड से आपने थ्रो किया उतनी तेज वापिस आई, जितनी तेज थ्रो किया उतनी तेज वापिस आती है। इनिशियल वेलोसिटी v तो फाइनल वेलोसिटी क्या मान, इनिशियल वेलोसिटी u तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटे। आपने कहा इंपल्स निकालो, इंपल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम m u माइनस यू, जैसे पुट किया। अब डायरेक्शन नहीं लगाई है मैंने, देखो अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हो तो इसको बोलो नेगेटिव, नेगेटिव बोलोगे तो ये आ गया आंसर आया 2m। एक नाम है बेटे का दोनों बराबर हैं तो आप इसको सीधा 2mu बोलो, चाहे v बोल दीजिए, 2mv बोलो चाहे 2mu, सेम लीनियर मोमेंटम ही आएगा। चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो सकता है। अगर आप इसको नेगेटिव बोलते हैं इसको पॉजिटिव बोलते तो प्लस बोल देंगे, अदरवाइज माइनस। तो अगर ऐसा केस आता है तो आप डायरेक्ट अपना ये फॉर्मूला याद रखो, 2mu लगेगा इम्पल्स का। अगर इसी बॉडी को आप स्ट्राइक करवाते हो ऐसे, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से सुनना, ये एंगल बोलता है 30 डिग्री, नीचे भी बोल दे ऊपर भी बोल दे, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना उसको सुन रहे हो, न्यूमेरिकल में क्या दिया गया। बट ये 30 डिग्री हॉरिजेंटल है और 30 डिग्री वर्टिकल बोले तो 30 डिग्री ऊपर, और अगर ऊपर 30 तो नीचे 60 आएगा ये। ठीक है। और अगर नीचे 30 बोला, 30 जितने डिग्री पे स्ट्राइक होता है उतने पे ही वापिस चला जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसको भी मानो v, u मान रहे तो u मान लो। रिजोल्व करूंगा तो इधर आएगा v cos 30 और ये आया v sin 30। इसको रिजोल्व करूंगा तो v cos 30, ये आया v sin 30। अभी तुमने क्या बोला था, टोटल मोमेंटम, देखिए ये दोनों जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है, v sin 30 ऊपर v sin 30 नीचे, तो एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल आउट। ये इसको क्या कर देगी, कैंसिल। कौन सा कंपोनेंट खत्म हो गया, तो आपका आंसर होगा सर वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट का आंसर कितना आया, 0। और जो नेट आंसर आया तो कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चेंज इन मोमेंटम मतलब कौन है, इम्पल्स। कितना है, v cos थीटा, v cos थीटा मास आप लगाओगे
कितना आ गया 2mu या 2mv, v बोलो चाहे u कोई फर्क नहीं है, 2mv cos 30 आ गया। अगर ये यहाँ पर होता 30 तो बेटे यहाँ कितना बनता, 30 से चलते तो ये cos और ये क्या देता साइन, 2mu साइन 30। और गड़बड़ ना हो इसलिए आप ऊपर वाले पे आप इसी को देख लो ना, एक याद करो फॉर्मूला ये बनेगा 2mu cos या 2mu। 2mu कब है, जब 90 पे टकराएगा, किसी एंगल पे टकराए तो 2mu cos थीटा। थीटा कौन सा है वो अब आप थोड़ा सोच लेना, सोच क्या लेना, अगर इसके साथ है तो सीधा रख दिया 30, और अगर ऊपर है तो आप उसको 90 से माइनस कर लो, 90 से माइनस करके रख दिया। दोनों केसेस हो गए कंप्लीट, आगे चलते हैं। एक आता है बेटे बुलेट का केस। ये गोली चलाई, गोली की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, ऐसे बोल दी मैंने, और सर इतनी कम थोड़ी, समझाने के लिए बोली मैंने। बुलेट जो चल के आ रही है उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और इस वुडन ब्लॉक में 5 सेंटीमीटर जाकर वो रुक गई, तो बताओ रिटार्डेशन कितनी। टाइम जो लगा, टाइम दे दिया बेटे 0.1 सेकंड, ठीक है। आपसे कहा रिटार्डेशन बताइए कितनी होगी, तो कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ तक आई है कौन बनी, इनिशियल वेलोसिटी, और अंदर जाकर यहाँ पर रुक गई तो कौन है, फाइनल वेलोसिटी 0। रिटार्डेशन पूछे मतलब ये कौन दे दी, डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल टाइम भी नहीं दिया, ठीक है, टाइम दे दिया डिस्टेंस ना दियो तो देखो, सॉरी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax, टाइम नहीं दिया डिस्टेंस, तो देखिए बी कितना 0, यू कितना ये रहा 2, एस कितना ये रहा, सेंटीमीटर को क्या बना दो, मीटर बना दो, आंसर आ जाएगा ए। ए यहाँ पर जब सोल्व करोगे माइनस का आएगा, और वो क्या बताएगा, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट। चलते हैं बेटे आगे। एक ग्राउंड का केस आता है बॉल वाले में, ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया, नीचे आके ग्राउंड फिर दोबारा से ऊपर आई, तो बेटे वो कॉन्टेक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट वहां पर कहता है इतना टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट रहा तो वेलोसिटी चेंज होती है वहां पर, उसके भी बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद अपने पास आता है बेटे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट। इंपल्स हो गया, इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स एक चीज और बेटे देखो, फोर्स इनटू टाइम, करंट बता रहा था आपको I बराबर Q बाई टी, तो I इंटू टी है तो बराबर Q आ गया। मतलब अगर ग्राफ है I का और T का, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा चार्ज। अगर ग्राफ है आपका फोर्स और टाइम का, दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया, एरिया किसके बराबर, इम्पल्स, इसका भी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इम्पल्स। अगर ये ग्राफ है फोर्स और टाइम का, और आपसे कहा गया कोई भी डायग्राम बना दिया, और आपसे कहा गया है आप इसको सोल्व करके बताइए, तो बेटे क्या होगा, देखिए कोई भी ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ है, मैंने ऐसे बना, एक चीज तो ये बोलता है बेटे जो ग्राफ इम्पल्स से बताने के लिए, F1 T1 जो ये आएगा एरिया, F2 T2 इस एरिया के बराबर है, ये बोल। दूसरा केस क्या कहता है एरिया के लिए, ये है आपके पास फोर्स, आप देख रहे हो एक जैसा फोर्स है, यूनिफॉर्म है, ये क्या बनाया मैंने, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पर इंपल्स निकालना है तो एरिया आ जाए बेटे, ये जो कवर हुआ है ना सारा, ये एरिया। एरिया का मतलब इस एल के अंडर में या फोर्स इनटू टाइम, या आप क्या बनाओ, जैसे ट्राइंगल बन गई, रेक्टेंगल बनी, इस टाइप से दे सकता है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये सोचो, इसका जो एरिया निकलेगा, इसका जो भी एरिया आएगा वो एरिया ऑलवेज किसके बराबर होगा, एरिया बराबर किसके आएगा, एरिया ये फोर्स इनटू टाइम, एरिया किसके बराबर आएगा, इंपल्स।
बस ये ध्यान रखना जो ग्राफ दिया गया है वो फोर्स और टाइम का दिया गया है, कुछ और है, इसलिए याद। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या आता है वो देखो। ये लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होता है, रिएक्शन से पहले भी रिएक्शन के बाद भी। बम फटा नहीं था, उसका लीनियर मोमेंटम था 0। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका मोमेंटम था 0, और बम फटने के बाद भी उसका मोमेंटम रहा 0। आप कहोगे सर वो तो मोशन में आ गए, बिल्कुल मोशन में आए। ये बम फटा, फटते ही दो पार्ट्स, एक इधर आया एक इधर। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। इधर एक छोटा सा पार्ट है, इधर ये सारा बड़ा पार्ट चला गया। बस मोमेंटम 0 बताना है। कैसे बनेगा? इधर मास इनटू वेलोसिटी, इधर मास इनटू वेलोसिटी। बेटे इसका मास बहुत कम है, आपको नजर आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर मास बहुत ज्यादा, तो वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ही कम। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे वो ऑलवेज क्या होंगी? बराबर। अगर ये m1v1 है तो ये बना m2v2। बेटे ये m1v1 प्लस m2v2 कितना बनाएगा? वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कहता है m1v1 बराबर माइनस m2v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जब भी बात की जाए, आप ये बोलो m1v1 प्लस m2v2 बराबर। गन का केस आता है, रिक्वायरिंग ऑफ गन, गन का केस बहुत बार पूछ लेता है आपसे। रिक्वायरिंग ऑफ गन में क्या है? बेटे गन का मास m1, गन की वेलोसिटी v1, बुलेट का मास m2 और बुलेट की वेलोसिटी v2। चारों चीजें आ गई, चारों को पुट करो, इनमें से एक अननोन होगी, एक नहीं दी मिलेगी, वो वैल्यू आप निकाल दोगे, चलोगे, वेलोसिटी पूछी जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जब भी न्यूमेरिकल आता है तो आप रखो m1v1 प्लस m2v2 बराबर। बम वाला केस आता है, किस वेलोसिटी से गया, कैसे गया, तो स्पीड ज्यादा क्यों हुई, कम क्यों हुई, तो एक ही आंसर है, टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। नेट मोमेंटम को 0 बनाने के लिए उसकी स्पीड कम या ज्यादा। लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट का केस आर और mg के लिए आता है। आर का नाम है अपेरेंट वेट और mg का नाम है एक्चुअल वेट। जो बॉडी का एक्चुअल वेट होगा, एक्चुअल वेट mg, अपेरेंट वेट आर। आर बराबर mg कब कब आता है? जब लिफ्ट रेस्ट में, मतलब ए कितना हो? अगर ए की वैल्यू 0 है तो आंख बंद करके आर बराबर mg लिख दो, जितना है उतना ही रहेगा वेट। कब कब? ए 0 होने के दो केस, जब रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन। वर्ड बोले यूनिफॉर्म मोशन, वर्ड बोले सेम वेलोसिटी, कि आपकी लिफ्ट सेम वेलोसिटी से ऊपर जा रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसी से नीचे आ रही है, यूनिफॉर्म मोशन वर्ड बोल दे। उन केसेस में आप डायरेक्ट क्या करोगे? आर इक्वल्स mg, आर बराबर mg पुट कर दोगे। क्लियर है? अगर अपवर्ड जा रही है लिफ्ट, अपवर्ड, तो अपवर्ड वाले केस में हम क्या लगाते हैं? आर बराबर mg पर। और अगर डाउनवर्ड आ रही है लिफ्ट तो आर कितना होता है? mg। अगर फ्री फॉल होती है, फ्री फॉल में नीचे आएगी, ए को किसके बराबर लिखोगे? जी को, और आर बराबर कितना हो जाता है? 0। किस केस में? फ्री फॉल में। अपेरेंट वेट कितना होता है? 0। दोबारा देखो, अपवर्ड अगर गई, ढंग से देखना, अपवर्ड अगर जाती है तो आपने बोला आर बराबर mg प्लस ma, खोल दिया। और आपका कहने का मतलब क्या है? ये जो आर है ये बड़ा होगा, किससे? mg से। अगर लिफ्ट कहाँ गई? ऊपर, तो अपेरेंट वेट होता है ज्यादा, दिमाग में अच्छे से। अगर लिफ्ट ऊपर गई तो अपेरेंट वेट जो मशीन मेजर कर रही है वेट, वो क्या मिलेगा? ज्यादा। और अगर मशीन कहाँ ही, लिफ्ट कहाँ ही नीचे, तो मशीन जो वेट मेजर कर रही है वो ऑलवेज क्या होगा? कम।
आर बराबर एम जी माइनस ए, नीचे आती है कम, ऊपर जाती है ज्यादा। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दिया ये है। फ्री फॉल अगर होती है तो आप लिखोगे ए बराबर जी, मतलब फ्री फॉल में आर कितना होगा 0। ये एग्जाम्पल आपका है, एक चोर सामान लेके छत से कूद गया, जैसे तीसरी मंजिल से ड्रॉप हुआ कूदा, दूसरी मंजिल से विंडो से मैं उसको देख रहा था, वे चोर जा रहा है हवा में उड़ते, तो उसका वेट कितना है, तो आंसर कितना होगा 0, क्योंकि वो क्या हो गया फ्री फॉल। जैसे ही मेरे पास मार्कर है, जैसे ही मैंने हाथ से फ्री किया, जस्ट फ्री करते ही इसका वेट कितना है, आंसर आएगा 0, क्योंकि जैसे ही मैंने फ्री किया, फ्री करते कौन से मोशन से जा रहा है, फ्री फॉल से जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा बेटे 0। लास्ट टॉपिक इसका, इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्टेड मोशन, फुल्ली का। अगर दो बॉडी कनेक्टेड हैं, केवल दो बॉडी कनेक्टेड है, तब आंसर क्या होता है वो देखो। M1 M2 टेंशन T, और अगर ऊपर भी टाइड है, दो बॉडी है, आप इसमें डायरेक्ट लगाना ए का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन कितनी होती है बेटे, M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू जी। M1 M2 कौन है, जिसका वेट ज्यादा है, ज्यादा वेट आपको किसका नजर आया बेटे, ज्यादा वेट नजर किसका आ रहा है, इसका, तो M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू जी। टेंशन का फॉर्मूला होता है 2M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू जी। कब, जब दोनों एज इट इज, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछ ले T1, टेंशन है कितनी, ये रही, और पूछ ले अब कौन सी, इसकी बेटे दोनों काउंट हो जाएगी, दोनों ऐड होगी, दोनों अपवर्ड है। अगर पूछ ले T1 तो इस 2 को डबल हो गई 4। समझ में आया क्या किया, अगर डायरेक्ट है तो आप ये फॉर्मूले याद करो दो के लिए, M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू, ठीक है। टेंशन 2M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू जी, अगर इसको भी किसी रस्सी से ऊपर टाइड कर रखा है स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग की टेंशन अगर पूछ ली जाती है तो कितने टाइम्स होगी, इसका डबल 2 टाइम्स, इसका डबल कर दिया मैंने, तो 2 का कितना बन गया 4, M1 M2 G अपॉन में M1 प्लस M2 आती है। यहीं से देखिए डायग्राम में क्या लिख रहा है बेटे, इसको एक बॉडी ये, एक बॉडी, ठीक है, इसका नाम रख देता है M1 M2 M3, M1 M2 M3। क्लियर हुआ बेटे, सारे केस बताता हूँ यहाँ से, T1 T1 T2 T1 T1 T2 और इसको बोल दे T3। क्लियर, तो सबसे पहले T1 की बात करते हैं। T1 कहाँ पर है, T1 ये है। अभी T1 का फॉर्मूला तुमने क्या होता है 2M1 M2, बट T1 तब इसके नीचे दोनों एक बन, इसके नीचे दोनों एक बन गए। देखो फॉर्मूला तुमने बोला 2M1 M2 की जगह कौन आ जाए, M2 प्लस M3, T1 कितना होगा बेटे 2M1 M2, M2 दोनों काउंट हो गए, M2 प्लस M3 अपॉन में टोटल में M1 प्लस M2 प्लस M3, नीचे तो ये आ जाएगा, M3 भी ऐड कर दिया, और ऊपर M2 के साथ किसको ऐड करना, M, कौन आया ये T1, कौन आया ये T1 आ गया, T1 कर लिया। अगर T3 पूछ लिया जाए, ये हो गया T1, अगर T3 पूछा जाए तो T3 बेटे इसका डबल होगा, T3 का मतलब इसको किससे गुना कर दो 2 से, 4 M1 इंटू M2 प्लस M3 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू M3 इंटू में। अच्छा, और अगर T2 की बात की जाए तो बेटे T2 कितना होगा, देखो 2, अब ये T2 इन दोनों का केस होगा 2M1 M3 अपॉन वेट टोटल बेटे इनटू में जी आएगा, इनटू में क्या होगा जी आ जाता है। और एक्सेलरेशन की बात कर लीजिए, एक्सेलरेशन तो सेम होगी, M2 माइनस M1 बोलते थे, ये M2 माइनस M1, M2 कौन, ये M2 का मतलब कौन, M2 प्लस M3,
माइनस m1 और अपोन में टोटल आएगा, अपोन में टोटल m3। एक सिंपल सा था, उससे सारे करवा दिए। और अगर ये केस पूछा जाता है तो आप यहां पर क्या याद रखो,